आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के पेट माफिया वाले बयान की भी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खूबसूरत वादियों का दीदार करने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं और डल झील में शिकारा की सवारी का आनंद ले रहे हैं। चूँकि सर्दियों के मौसम में अमूमन डल झील जमी रहती है, जिससे यहाँ आने वाले सैलानी झील की पूरी सैर नहीं कर पाते, लेकिन अब मौसम साफ होने और धूप खिलने से एक बार फिर से सैलानी डल झील की सैर पर निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना का रेत माफियाओं पर अजीबोगरीब बयान सामने आया। विधानसभा में जब मंत्री जी से रेत माफिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी रेत माफिया नहीं होता, वो तो पेट माफिया है जो पेट पालने के लिए काम करते हैं। चूँकि कुछ दिनों पहले मुरैना में रेत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर जब्त ट्रैक्टर छुड़ा लिया था, जिस पर मंत्री जी से सवाल किया गया तो मंत्री जी रेत माफिया को पेट माफिया बताने लगे। माफिया कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव के गंगा में छलांग लगाने की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल बाबा रामदेव हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजन के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले तो गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और फिर बहाव वाली जगह पर सीधे नदी में कूद गए और तैरते हुए दूसरी तरफ घाट पर पहुंच गए। बेंगलुरु के डॉग ब्रीडर एस सतीश ने दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता खरीदा है। बुल्फ डॉग नाम के कुत्ते को सतीश ने 50 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदा है। खास बात है कि अपनी तरह का ये पहला कुत्ता है जो जंगली भेड़िए और कुकीशियान शेफर्ड का मिक्स ब्रीड है, जिसका वजन 75 किलो है। वहीं एस सतीश ने कुत्तों के रहने के लिए 7 एकड़ में घर भी बनाया हुआ है, जहां वुल्फ डॉग के साथ कई और दूसरी ब्रीड के कुत्तों को रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक शख्स को स्टंटबाजी महंगी पड़ गई। दरअसल यहां सेक्टर 137 में एक शख्स लग्जरी स्पोर्ट्स कार से खतरनाक स्टंट कर रहा था, जिसका उसके किसी साथी ने वीडियो भी बनाया और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी ओनर को 54,500 रुपए का भारी भरकम चालान पकड़ा दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। हनी ट्रैप नाम तो सुना ही होगा आपने। कर्नाटक में इसको लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। विधानसभा में सरकार के मंत्री ने ही गुरुवार को यह मुद्दा उठाया, जिसको लेकर शुक्रवार यानी कि आज भी शोर मचा रहा। विपक्ष इस मामले को लेकर सदन में हंगामा मचाता रहा, जांच की मांग करता रहा, जिस पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बयान देना पड़ा। लेकिन हनी ट्रैप का यह मुद्दा अभी और सियासी तूल पकड़ सकता है, क्योंकि मामला सियासतदानों से लेकर कई हस्तियों से जुड़ा है। किसी को किसी चीज का लालच देकर उसे अपने जाल में फंसाने का मामला काफी बढ़ता जा रहा है। कभी किसी लड़की के कॉल के प्रभाव में आकर कोई उससे दोस्ती कर बैठता है, फिर पर्सनल मीटिंग होती है। बाद में पता चलता है कि उस व्यक्ति को रेप केस में फंसाने का डर दिखाकर या धमकी देकर उससे रुपए ऐंठ लिए जाते हैं या फिर ऐंठने की कोशिश होती है। आपने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को खुफिया जानकारी लीक करने के भी कई मामलों के बारे में सुना होगा, जिसमें अपने देश के ही किसी व्यक्ति का नाम होता है जो सूचना लीक कर रहा होता है। इन सबको दरअसल एक सुनियोजित योजना के तहत अंजाम दिया जाता है, जिसे हनी ट्रैप कहा जाता है। इसके लिए अक्सर किसी लड़की या महिला का इस्तेमाल किया जाता है जो शिकार को फंसाने का काम करती है और फिर बाद में उससे ब्लैकमेलिंग की जाती है।
हनी ट्रैप में हनी का मतलब होता है शहद और ट्रैप का मतलब होता है जाल। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा मीठा जाल होता है जिसमें फंसने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि वो कहां फंस गया। ये एक जासूसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति को पहले प्यार के जाल या फिर किसी और तरह का लालच देकर फंसाया जाता है और फिर उससे अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश होती है या धन उगाहने का प्रयास किया जाता है। ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां हनी ट्रैप को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। वहां की विधानसभा में ये मामला गूंज रहा है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में राज्य के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने बताया कि राज्य में 48 बड़े लोग हनी ट्रैप में फंस चुके हैं, जिसमें कई नेता भी शामिल हैं और उनके आपत्तिजनक वीडियो भी शेयर किए गए हैं। राजन्ना ने यहां तक दावा किया कि मंत्रिमंडल के 3 दूसरे सदस्यों को भी हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी। गुरुवार को इस मामले के सामने आने के बाद से सदन में जमकर हंगामा मच रहा है। शुक्रवार को भी इस मामले की गूंज सुनाई पड़ी। बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और कुछ विधायक अपने हाथों में सीडी भी दिखा रहे थे, जिन्हें लेकर दावा किया गया कि उनके पास हनी ट्रैप को लेकर सबूत है। इसके बाद कुछ विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। इस दौरान विधायकों ने सभापति के आसन के पास पेपर भी फेंके। कर्नाटक की कई पार्टियों के विधायकों ने आरोप लगाया है कि यहाँ की सियासत में हनी ट्रैप एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को गलत तरीके से साधने के लिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि वो कौन लोग हैं, इसका पता तो मामले की जांच से ही चल सकता है। लिहाजा विपक्ष इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है। The Congress government is trying to cover up the issue. It's the responsibility of the Honorable Chief Minister to take up this matter seriously and order for thorough investigation. So Bharatiya Janata Party as well as JDS, our demand is the state government should hand over this investigation either to the CBI or sitting High Court judge has to investigate this matter. हनी ट्रैप मामले में जिम्मेदार लोगों को बर्खास्त करने और सदन की गरिमा बनाए रखने के लिहाज से मुख्यमंत्री से जवाब की मांग की। इस मुद्दे पर सदन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले की जांच की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि इसमें किसी को बचाने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस मामले में कोई बचने न पाए और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ऑपोजिशन बेंच जो बीजेपी एमएलए से आज सुबह से सीएम सिद्धरामैया से क्लैरिटी मांग रहे हैं कि किस तरफ की इन्वेस्टिगेशन होगी। क्या एडीजीपी लेवल की ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाएंगे? क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन का पूरा ओपन सीक्रेट रहेगा या इट्स अ क्लोज डोर मीटिंग रहेगा? इन्वेस्टिगेशन कैसा रहेगा? जो बीजेपी का सवाल था, सीएम ने सेशन में बताया कि एक हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होगा, बट अब तक जो रिटर्न कंप्लेंट नहीं दिया है उसके वजह से हम और चर्चा नहीं कर पाएंगे। हाउस को अलाउ कीजिए डिस्कशंस के लिए कि सीएम ने बताया था। फिर भी बीजेपी ने रकस क्रिएट किया। बाद में जब फाइनेंस बिल पेश किया गया, जब बीजेपी एमएलए सारे के सारे जो बिल के कॉपी थे उसको फाड़ के स्पीकर की तरफ फेंक दिए, तब असेंबली एडजर्न हुआ। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हनी ट्रैप का ये मामला सीएम की कुर्सी की लड़ाई का नतीजा है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी की ओछी राजनीति करार दे रही है। There are complaints within BJP itself. They are themselves are trying to trap their own members. So they don't have any moral right to talk, try to link this issue to the seat of CM. I think they're stooping down to the lowest levels. खास बात यह है कि सदन में हनी ट्रैप के इस मामले को उठाने वाले कर्नाटक सरकार के ही मंत्री राजन्ना है। इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। पार्टी के सभी नेता एक सुर में इस मामले को लेकर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। It might be 48 or something more. Each and every case should be inquired thoroughly, and whoever behind this should be booked and put to behind the bar. This kind of dirty politics will bring bad name to the state. कौन कर रहा है हनी ट्रैपिंग का? किंग पिन कौन है? इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? उसका जांच होना चाहिए। आरोप किया हुआ आम आदमी नहीं है, पत्रकार आरोप किया नहीं, आम आदमी आरोप किया नहीं, आरोप किया है वरिष्ठ नेता है
कांग्रेस सरकार का मिनिस्टर है, उसके वजह से सीरियसली जांच होना। कर्नाटक की राजनीति में हनी ट्रैप का मुद्दा कोई नया नहीं है। इससे पहले पिछले साल जून में एक विधायक की दर्ज कराई गई शिकायत के बाद कर्नाटक में हनी ट्रैप रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। ये गैंग कर्नाटक में दिग्गज नेताओं को निशाना बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। अब एक बार फिर हनी ट्रैप मामले को लेकर कर्नाटक की सियासत गरमाई हुई है, जिसमें तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। विधानसभा में इस मामले के उठने के बाद बीजेपी के एक विधायक ने राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर को लेटर भी लिखा, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। बहरहाल हनी ट्रैप का ये जिन एक बार फिर कर्नाटक में निकला है, तो जाहिर है इस मुद्दे को लेकर सियासत और गरमा सकती है। खैर, ये मामला तो खास तौर से नेताओं से जुड़ा है, लेकिन हनी ट्रैप के मामलों को लेकर सभी को सावधान रहने के साथ ही इसको लेकर हॉर्न बजाना चाहिए, ताकि धोखे और ठगी के इस महाजाल से सुरक्षित रहा जा सके। बेंगलुरु से सगाई राज और नागार्जुन द्वारकानाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राष्ट्रगान के मुद्दे पर आरजेडी का नीतीश कुमार पर हमला, ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। आपकी राजनीतिक मामलों की समिति पीएसी की बैठक में कई राज्यों के चीफ और प्रभारी बदले गए हैं। वहीं अब सौरभ भारद्वाज को गोपाल राय की जगह दिल्ली का आप प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गोपाल राय को गुजरात प्रभारी की कमान सौंपी गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, चूँकि आपने चुनाव से पहले पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए वित्तीय सहायता देने का वादा किया था, जिसे अभी तक पंजाब सरकार पूरा नहीं कर पाई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई और पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। कर्नाटक विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ। यहां सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मामले में बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिस पर स्पीकर यूटी खादर ने हंगामा कर रहे बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इस बीच सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ाने का बिल पास कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और साहित्य उत्सव का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी चली जाएगी तो कोई समस्या नहीं है। बिहार में राष्ट्रगान के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के समय लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अचेत हो गए, तो वहीं राबड़ी देवी ने इस्तीफे की मांग की। हालांकि बिहार विधानसभा में हंगामा बढ़ता देख कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद में आज गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस की पिछली सरकारों पर करारा वार भी किया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसने, आर्टिकल 370 हटाने के बाद के बदले हालात पर गृह मंत्री ने खुलकर सरकार का पक्ष रखा। इसके अलावा नक्सलवाद का किस तरह से देश से खात्मा किया जा रहा है, उसके बारे में भी राज्यसभा को बताया, जिस पर विपक्ष ने सवाल भी दागे। किसी की हिम्मत नहीं इस देश में बम धमाके करने की मान्यवर। ये देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी के साथ। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, एक का भी जुलूस नहीं निकला। जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था।
अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी आएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, दो आंखों। राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह खूब गरजे। उन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर 2014 से पहले की सरकारों पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया, तो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों को गिनाया। गृह मंत्री ने 3 बड़े नासूरों का जिक्र करते हुए इन 10 साल यानी 2014 से 2024 के बीच उन्हें उखाड़ फेंकने की बात कही। मान्यवर, 3 नासूर थे। जम्मू कश्मीर की समस्या, वहां टेररिज्म की समस्या, वामपंथी उग्रवाद जो तिरुपति से पशुपतिनाथ का स्वप्न देखते थे, और तीसरा समस्या था उत्तर पूर्व का उग्रवाद, नॉर्थ ईस्ट का उग्रवाद। इन 3 समस्याओं का टोटल लगाएं तो लगभग 92,000 इस देश के नागरिक 4 दशक में मारे गए। माने, और एक तीनों समस्या के संपूर्ण उन्मूलन के लिए एक सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनकर आने के बाद। गृह मंत्री शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाए। साथ ही मोदी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए आतंकवाद पर मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। पूरे दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपनी सीमा और सेना की सुरक्षा के लिए हमेशा समान के साथ तत्पर रहते थे, इजराइल और अमेरिका। वो 2 देशों की सूची में मेरे महान भारत का नाम जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने यूपीए सरकार और मोदी सरकार के दौरान आतंकी घटनाओं की तुलना करते हुए सदन के सामने आंकड़े भी रखे। 6 साल हो गए मान्यवर। 2004 और 14 दोनों के बीच में जो कुल घटनाएं थी टेररिज्म की, 7,200 से 17 से घटकर 2,242 तक। मैं 10 साल की कहता हूं, अंतिम 6 साल की नहीं कह रहा। मृत्यु टोटल जो था उसमें लगभग कुल मृत्यु में 70% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 81% और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 50% की कमी आई है। मान्यवर, ये बताता है कि आतंकवाद कम हुआ है। अमित शाह ने अपने बयान में ये भी कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाया जा रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कर दिखाया। गृह मंत्री ने जिन 3 समस्याओं को देश के लिए नासूर बताया, उनमें नक्सलवाद की समस्या भी शामिल है, जिसके खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन जारी रखने की बात कही। पिछले कुछ समय से नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के जवान कहर बनकर टूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर जिले में हुई अलग अलग मुठभेड़ में एक दिन पहले ही 30 नक्सली ढेर कर दिए गए। पिछले कुछ समय में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पिछले 80 दिन में 113 माओवादी मार गिराए गए हैं, जिनमें 91 बीजापुर में ढेर कर दिए गए। वहीं पिछले साल बस्तर डिवीजन में 287 माओवादी मारे गए थे। नक्सलवाद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके जरिए तिरुपति से पशुपतिनाथ तक एक करने का सपना देखा जाता था, लेकिन मोदी सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21
मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। मान्यवर, संवाद, सुरक्षा और समन्वय, ये 3 सिद्धांतों को अपनाकर हमने नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी की। मैं फिर से एक बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं, जिन्होंने घंटों घंटों तक, जहां सूर्य की किरण दिन दहाड़े भी ना पड़े, ऐसे घने जंगलों के अंदर पानी पिए बगैर, खाना खाए बगैर, नींद लिए बगैर इस समस्या के समाधान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। माननीय अमित शाह ने अपनी स्पीच में उत्तर पूर्व के उग्रवाद का भी जिक्र किया। इन समस्याओं के चलते 4 दशक में देश के करीब 92,000 नागरिकों की मौत होने की बात भी उन्होंने कही। साथ ही आरोप लगाया कि इन समस्याओं के संपूर्ण उन्मूलन के लिए सुनियोजित प्रयास कभी नहीं हुआ था, जो नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हुआ है, जिसका परिणाम साफ दिख रहा है। उनके बयान को कोई सही बता रहा है तो कोई उस पर सवाल खड़े कर रहा है। जो ये आतंकवाद खत्म हुआ है और ये लेफ्ट विंग टेररिज्म जिसने बहुत नुकसान किया देश का, वो भी खत्म होगा। जो है एक जमाना था कि वहाँ पर कोई लाल चौक पर जाता नहीं था, और ये जब गए तो इनको कोई डर नहीं था, बर्फ के गोले से खेल रहे हैं। और जो हम हैं, इनके समय में पथराव होता था, ग्रेनेड फेंके जाते थे और पुलिस को आदर था गोली मत चलाना। उन्होंने बयानबाजी की है वो राजनीतिक ज्यादा थी, होम मिनिस्ट्री के जो कार्यकाल है उसको लेकर कम थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कश्मीर की बात तो की, बहुत सारी उपलब्धियां बताई, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का एक भी बार नाम लिया? उन्होंने बताया कितने कश्मीरी पंडितों को वापस वो ला पाए 370 हटाने के बाद? क्या उन्होंने बताया कैसे वो टारगेटेड किलिंग के हिस्सा थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ये तक बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बारे में उन्होंने बातें कही, क्या एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही? गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष निशाना साध रहा है। अब जाहिर है मामला कहीं न कहीं सियासत से जुड़ा है, तो सियासी बयान भी सामने आएंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। शुक्रवार को सेंसेक्स 557 अंक चढ़कर 76,905 पर बंद हुआ। ये उछाल निफ्टी में भी दर्ज हुआ। निफ्टी 160 अंक बढ़कर 23,350 पर बंद हुआ। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोना 400 रुपए गिर गया। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 91,250 रुपए हो गई, जबकि चांदी 1,700 रुपए सस्ती हो गई है और अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती दर्ज की गई है। रुपया 36 पैसा बढ़ गया। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़कर अब 86 रुपए हो गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के युवाओं पर किए गए सर्वे की, जिसमें उनसे देशभक्ति और राजनीतिक दलों को लेकर सवाल पूछे गए। ये सर्वे सिटीजन मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ की आवाज, यंग लीडर्स फॉर एक्टिव सिटीजन्स, सिनर्जी संस्थान और प्रोजेक्ट पोटेंशियल ने मिलकर किया, जिसे वाइव यानी कि वॉइस फॉर इंक्लूजन, बिलोंगिंग एंड एम्पावरमेंट रिपोर्ट नाम दिया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है, लेकिन वे राजनीतिक दलों और नेताओं पर भरोसा नहीं करते। सर्वे में शामिल 81% भारतीय युवाओं ने माना कि उनमें देश प्रेम की भावना मजबूत है। इसका अर्थ ये है कि वे खुद को पहले भारतीय मानते हैं, लेकिन 31% युवा व्यक्तिगत पहचान को ज्यादा महत्व देते हैं। सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान न करने की वजह 43% युवाओं ने घर से दूर होना बताया, जबकि 18% ने कहा कि उन्हें राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं है और वे राजनीति से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। वहीं देश में 29% युवा देश की राजनीति से पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। 26% युवा किसी दल से जुड़े बिना राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं, जबकि 11% ही किसी दल के सदस्य हैं।
वाइब की ये रिपोर्ट 4,972 युवाओं के सर्वे के आधार पर तैयार की गई है और ये सर्वे पिछले साल जून और अगस्त के बीच किया गया। सर्वे रिपोर्ट में पता चला कि 49% युवा समाजसेवी उद्यम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन 58% को फंडिंग और 39% को सही मार्गदर्शन की कमी महसूस होती है। सर्वे रिपोर्ट बताती है कि युवा पारंपरिक राजनीति के बजाय मुद्दों पर आधारित जुड़ाव को प्राथमिकता दे रहे हैं। सर्वे में शामिल युवा पर्यावरण, लैंगिक समानता, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे विषयों पर अधिक सक्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के युवा अब महज वोटर नहीं हैं, वे नीति निर्माण में भागीदारी चाहते हैं। जाहिर है कुछ हजार युवाओं पर किए गए इस सर्वे की रिपोर्ट देश के युवाओं का रुझान समझने में मदद करती है। इस रिपोर्ट को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है देशभक्ति को लेकर आप पर्सनली कितने जागरूक हो? मुझे लगता है मैं काफ़ी जागरूक हूँ, क्योंकि मतलब मैं आई वोट एंड आई मेक श्योर कि जो भी कंट्री की न्यूज़ है या जो भी हम पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके बारे में मैं अवगत रहूं, तो वो मैं पूरी कोशिश करती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मैं हूँ एक सच्ची देशभक्त। महक, ये बताओ कि आप एज अ यूथ कितना खुद को पॉलिटिकली इन्वेस्टेड मानते हो? एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने भी यूथ है इतना ज़्यादा अपने करियर में उनका प्रेशर होता है, अपनी लाइफ में वो इतने ज़्यादा बिजी है कि वो नहीं ध्यान देते। मैं खुद इतना नहीं ध्यान देती हूँ कि क्या चल रहा है अभी पॉलिटिक्स में, पर हाँ एज एन अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बात को तो उसमें मैं एक्टिव हूँ। जैसे कहीं जाना हो तो अपने देश के बारे में कहीं रिप्रेजेंट करना हो मेरे काम के जरिए, तो उसका मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आप कितना पॉलिटिक्स में ध्यान देते, कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है, या फिर आप होना चाहती है, अगर नहीं है तो इन्वॉल्व? नहीं, मैं नहीं होना चाहती उसमें। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूथ ऐसा है जो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता या फिर जानना ही नहीं चाहता है। देखो, मैं कला की स्टूडेंट हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कला एक इनोसेंस फॉर्म है और राजनीति बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है स्टूडेंट के लिए भी और सबके लिए, यहाँ पे जहाँ तक देखा जाता है मेरी नज़रों में। लेकिन मैं नहीं चाहती कि राजनीति में जाऊँ यहाँ पे या फिर उसमें इन्वॉल्व हूँ। जो नागरिकों का देखा जाएगा वो सिर्फ इलेक्शन टाइम पे ही रहता है, वो आते हैं स्टॉल पे या फिर जैसा भी हमारे आर्ट वर्क के लिए जो भी होता है वो उसी टाइम तक रहते हैं, उसके बाद में राजनीति का कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पे। देश पहले बाद में मैं हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। सबने मिलके तो देश है, तो मैं अलग कैसे हो सकती हूँ? देश ही तो पहले। जैसे कि सब लोग एक पेंटिंग करते इसलिए करते कि थोड़ा बहुत चेंजिंग करने के लिए, डेवलप करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, तो ऐसा पॉलिटिकल में भी तो बहुत सारे हम लोग आके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ना करें तो देश में कौन करे? वो वाला सोच रखना चाहिए पहले। वास्तविक ये है कि उन्हें ज्ञान नहीं होता अपनी वोट की ताकत का, क्योंकि वो जानते नहीं है, वो उनको लगता है कि मिसयूज होगा। बल्कि ऐसा नहीं है कि अगर राजनीति में सही वोट की ताकत नहीं जाएगी तो गलत लोग हैं वो सत्ता में आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर गलत लोगों को रोकना है तो आपको राजनीति से अवेयर होना पड़ेगा, और अगर अवेयर होंगे तभी हर चीज़ आपकी देश की इकोनॉमी हो, आपकी कला हो, सारी की सारी राजनीति पर टिकी हुई है। अगर एक गलत डिसीजन लिया तो देश की दूसरे दिन आर्थिक मंदी भी हो सकती है। जैसी अभी यूएस ने बोला है कि हम इंडिया पर 100% ट्रैफिक लगाएंगे, पूरा राजनीतिक वो फैसला है, लेकिन उससे क्या होगा कि इंडिया का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो सारे का सारा एकदम सस्ता हो जाएगा। देखो, देश की पहचान और खुद की पहचान दोनों में ही बड़ा डिफरेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं खुद की पहचान के लिए देश को पीछे छोड़ दूं। तो देश हमेशा सर्वोपरि है, सर्वोपरि ही रहेगा, क्योंकि यूनिटी है तो हम सब हैं। यदि यूनिटी है, यदि देश है तो मैं हूँ, मेरी पहचान देश है तो ही है, तो मेरा ये मानना है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात जम्मू कश्मीर के बादामवाड़ी की, जिसे बादाम का बगीचा भी कहा जाता है। श्रीनगर में मौजूद बादामवाड़ी को बादाम के पेड़ों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। और अब वसंत ऋतु के मौसम में बादाम के पेड़ों पर फूल भी आने लगे, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी घाटी का रुख कर रहे हैं। बादाम का ये बगीचा, जिसके पेड़ों और फूलों की खुशबू पूरे कश्मीर में बिखर गई है। घाटी की खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच मौजूद ये बादाम वाड़ी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है।
कश्मीर में हर सीजन की एक अलग खूबसूरती और एक अलग पहचान है, लेकिन अगर आप बाहर के मौसम की बात करें तो बात ही कुछ और है। श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में मौजूद ये उद्यान बादाम के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जहां वसंत ऋतु के मौसम में बादाम के पेड़ों से फूल खिलने लगे हैं और इसकी मीठी खुशबू पर्यटकों को अपनी ओर खींचे ला रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कश्मीर तो आई हूँ बहुत बार, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बादामवाड़ी आई हूँ एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक अभी तो फुल अभी ब्लूम हुआ नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल इट्स सो गुड। बादामवाड़ी एक्चुअली आज ना मौसम ज्यादा ही प्यारा है, बहुत प्यारा मौसम है। फ्लावर्स देखने को मिला है बहुत सारे और नेचर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है आज यहाँ पे बादामवाड़ी आके। ये भैया हमको लेके आए यहाँ पर आलमंड का पेड़ दिखाने के लिए। अच्छा लग रहा है, यहाँ पर घुसा है, अभी थोड़ा घूमेगा, फोटो खींचेगा। खुशबू बताइए कैसी है? अच्छा है। सैलानियों को ट्यूलिप गार्डन के वैरायटी वाले फूलों के साथ साथ बादामवाड़ी का स्वच्छ और सुंदर वातावरण खूब लुभाता है। लिहाजा इस बादामवाड़ी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ नए पौधे भी लगाने की तैयारी की जा रही है। ये जो बादामवाड़ी है, इसको हम यहाँ पे जो डाउनटाउन है, इसका हॉटेज बोला जाता है। जो बादामवाड़ी की अपनी खूबसूरती है, अपना नाम है। और अभी जब हम ब्लॉसम्स की बात करें या अभी हम फूलों की बात करें तो नियर अबाउट अभी पूरी तरह से अभी ब्लूम पे नहीं आया, बट आने वाले कुछ दिनों में ये अच्छी तरह से ब्लूम पे आएगा, क्योंकि रीज़न थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज भी हुआ, बारिशों की वजह से भी हुआ, और थोड़ा ये रीज़न भी है कि इसमें कुछ ओल्ड ट्रीज भी हैं, वो भी डैमेज हुए हैं। लेकिन अभी जो है अभी लगभग नियर अबाउट 45 to 50% अभी इसका ब्लूम आ पाया है। जाहिर है घाटी में पर्यटकों के लिए एक से बढ़कर एक सैर सपाटे वाली जगह मौजूद है, लेकिन बर्फबारी और मौसम का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों के लिए ये बादाम का बगीचा धरती पर किसी जन्नत के होने जैसा एहसास दिलाता है। और इस वक्त हम हैं कश्मीर और श्रीनगर के फेमस बादामवाड़ी में। बादामवाड़ी जो कि नाम से ही समझ सकते हैं कि बादामों का बाग, और ये इस वक्त इसलिए अट्रैक्शन का जो है सेंटर बना हुआ है क्योंकि यहाँ सब तरफ जो है बाहर के फूल, जिसको आप ब्लॉसम कहेंगे स्प्रिंग ब्लॉसम, आपको सब जगह मिलेगा। और जैसे ही आप पहला कदम यहाँ रखते हैं तो जो भीनी भीनी खुशबू है इन फूलों की आपको वेलकम करती है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है। देश के कोने कोने से पहुंच रहे यहाँ सैलानी न सिर्फ इन खूबसूरत वादियों और पेड़ पौधों का दीदार करते हैं, बल्कि घाटी के विकास की रफ्तार में भी अपना योगदान दे रहे हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर घरों में परिवार के सदस्य कमाने वाले होते हैं। इससे घर के बुजुर्गों को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। उनकी देखभाल की चिंता भी परिवार के सदस्यों को लगी रहती है। लेकिन इस समस्या का समाधान अब दिखने वाला है और वो दिखेगा गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इलाके में पूर्वांचल का पहला सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर बनकर तैयार है और सीएम योगी जल्द ही इसका लोकार्पण करने वाले हैं। गोरखपुर नगर निगम की पहल पर बना ये डे केयर सेंटर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाया गया है, जिससे अब बच्चों को अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम इन लोगों का ख्याल रखेगा। यह पूर्वांचल का पहला सीनियर सिटीजन केयर सेंटर जो कि बनकर तैयार है, लोकार्पण की प्रतीक्षा में है। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लोकार्पित करेंगे। आपको बता दें कि 20 सितंबर 2023 से इसके निर्माण शुरू हो गया था, जिसमें कुल 2.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। नगर निगम द्वारा बनाए गए डे केयर सीनियर सिटीजन सेंटर में बच्चे अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों को सुबह ऑफिस जाते वक्त छोड़ सकते हैं और शाम को वापस उनको लेकर घर जा सकते हैं। गोरखपुर के सिविल लाइंस में ये पूर्वांचल का पहला सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर है। ये 2.50 करोड़ की लागत से बनके तैयार हुआ है, जिसमें लगभग 400 बुजुर्ग एक साथ रह सकते हैं। इस डे केयर में नगर निगम सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखेगा। इस डे केयर में बुजुर्गों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
इसमें मनोरंजन से लेकर स्वास्थ्य सुविधा और गेम भी मौजूद होंगे। यहाँ बुक्स, लाइब्रेरी, पेपर के अलावा कैफे की भी सुविधा रहेगी। सीनियर सिटीजन्स यहाँ से खाने पीने की चीजें भी ले सकते हैं। डे केयर सेंटर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस डे केयर सेंटर का शिलान्यास किया था। तो मुझे लगता है इस तरीके का सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर बहुत ही अच्छा बना है और काफ़ी हमारे सीनियर सिटीजन में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है और जल्द ही इसको हम संचालन करेंगे। डे केयर सेंटर के संचालन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नगर निगम जल्द ही सीनियर सिटीजन सेंटर को बुजुर्गों को सौंप देगा। जल्द ही इसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।